हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अंशिका है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था। शादी करके मैं एक अच्छे परिवार में गई थी। हमारे घर में एक काल कोठरी बनी हुई थी। मेरी सास के मरने के बाद मेरे ससुर जी रोज रात को उस कोठरी के अंदर जाते और 2-3 घंटे के बाद ही बाहर आते थे। हमेशा उस कोठरी में ताला लगा रहता था। एक दिन आधी रात को जब मैं कोठरी की तरफ से गुजरी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शादी से पहले मैं एक बड़े ही उलझे हुए परिवार में रहने वाली लड़की थी, जहाँ पर लड़कियों पर कोई बड़ी रोक टोक लगाई जाती थी। जन्म के बाद से ही मुझे अपने पिता का बड़ा डर सहना पड़ा था। मेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार किया करती थी, क्योंकि पिताजी को बेटा चाहिए था और मैं बेटी पैदा हो गई थी। अपनी मम्मी के लिए तो मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी। धीरे धीरे जवान होने लगी थी। मैं अपनी माँ के प्यार के साथ और अपने पिता के दुत्कार के साथ मैं बहुत बुद्धिमान और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। इसलिए मेरी मम्मी मुझसे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं। एक दिन मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी से कहा। वहाँ पर मेरे पिताजी भी बैठे हुए थे। मेरे दादाजी मेरी मम्मी से कहने लगे, सुनो बहू, अंशिका की पढ़ाई लिखाई अब बहुत हो चुकी। अब इसे कुछ घर के काम सिखाया करो। जब शादी करके ससुराल जाएगी तो क्या मुँह दिखाएगी। किचन में ले जाकर इससे खाना बनवाया करो। यही लड़कियों के काम होते हैं। आखिर इतना ज़्यादा पढ़ना लिखना किसी काम नहीं आता। लड़की को चूल्हा चौका ही करना होता है। तभी मेरे पिताजी दादाजी से कहने लगे, पिताजी आप चिंता मत करो, अंशिका सब कुछ सीख जाएगी। वह अब घर के ही काम किया करेगी। मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। मेरे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरी माँ अब मुझसे के काम करने की जिद किया करती थी, क्योंकि पिताजी भी दबाव बना रहे थे। लेकिन अब मुझे एक स्कूल में टीचिंग की नौकरी मिल गई थी। आस पड़ोस के लोग हमारे घर पर बधाइयाँ देने के लिए आए थे। दादाजी भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि सब लोग मेरे दादाजी को बधाई दे रहे थे कि आपकी पोती हमारे मोहल्ले की पहली ऐसी लड़की है जो टीचर बनी है। सच में आपकी पोती ने तो कमाल कर दिया। पहली बार मेरे दादाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा था और मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत खुश हुए थे। मेरे पिताजी ने तो मुझे अपने गले से लगा लिया था। यह सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी मेरी मम्मी से कहने लगे, अब हमें अंशिका की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी मम्मी कहने लगी, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हो। हमारी बेटी जवान हो गई है। अब हमें इसे किसी के घर की बहू बना देना चाहिए। मेरी मम्मी कहती थी, मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूँगी। मेरी मम्मी यह सोचकर रोने लगती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं जवान लड़की थी। एक ना एक दिन तो मेरे माता पिता को मेरी शादी करनी ही थी। एक दिन शाम के टाइम पर सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मेरे चाचा जी भी आ गए थे। मैं अपने चाचा जी को देखकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं अपने चाचा जी की लाडली भतीजी थी। मैं अपने चाचा के लिए चाय बनाने के लिए किचन में गई। चाचा जी मेरे पिताजी और मम्मी से बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे रिश्ते के बारे में बताया। यह कहने लगे, भैया भाभी, मैं अपनी अंशिका के लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता लेकर आया हूँ। चाचा ने बताया कि उनके दोस्त का भांजा है और वह भी डॉक्टर है। दिल्ली में बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है। लड़के का नाम रितेश है। लड़का बहुत सुंदर है और अच्छे व्यवहार का है। हमारी अंशिका की जोड़ी उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी और हमारी अंशिका वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। वह भी हमारी अंशिका की तरह एक लौता लड़का है। अपने माता पिता के साथ रहता है। पूरा परिवार बहुत अच्छा है और मैं लड़के वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी अंशिका वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। चाचा ने मेरे पिताजी को लड़के की फ़ोटो दिखाई। मेरी मम्मी और पिताजी को तो लड़का बहुत अच्छा लगा था, लेकिन पिताजी ने कहा कि हमें सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो हम अंशिका के उसकी मर्जी जान लेंगे, उसके बाद बताते हैं। चाचा जी ने कहा, ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे।
मैं जब चाय लेकर बाहर गई तो मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आप चाची को नहीं लेकर आए और घर पर सब लोग कैसे हैं? चाचा जी ने कहा कि सब ठीक है बेटा, और तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह यहाँ पर नहीं आ पाई। चाचा नाश्ता करने के बाद कहने लगे, चलिए मैं चलता हूँ, अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं फिर आऊँगा। यह कहकर चाचा जी हमारे घर से चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा दादाजी को बुलाकर ले आओ। मैं दादाजी के कमरे में गई और उनसे कहने लगी, दादाजी मम्मी और पिताजी को शायद आपसे कुछ बात करनी है। मेरे पिताजी ने दादाजी को लड़के की फ़ोटो दिखाई। दादाजी को भी लड़का पसंद आ गया था। फिर मेरी मम्मी ने लड़के की फ़ोटो मुझे दिखाई और पूछने लगी, बताओ बेटा कैसा लगा तुम्हें यह लड़का? लड़के की फ़ोटो देखकर मैं भी शर्मा गई थी। लड़का अच्छा था और मुझे पसंद आ गया था। मैंने हाँ कह दिया था, मुझे लड़का पसंद है। मेरा यह जवाब सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। घर में सभी लोगों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। मेरे पिताजी ने चाचा को फ़ोन करके बता दिया कि लड़का सबको पसंद आ गया है, बस एक बार वह लोग लड़के और उसके परिवार से मिलना चाहते हैं। और उनका कहना था कि उसके बाद रितेश और अंशिका भी आपस में एक दूसरे से बात कर लेंगे और एक दूसरे को समझ लेंगे। मेरे घर वालों को लड़का और उसका परिवार काफ़ी पसंद आ गया था। उसके बाद रितेश की और मेरी मीटिंग करवा दी गई थी। हम दोनों ने आपस में बातचीत करने के बाद अपने अपने परिवार से हाँ बोल दिया था। हम दोनों के परिवार ने आपस में बातचीत करके शादी की तारीख तय कर दी थी। हमारी शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय हो गई थी और हमारे घर में शादी की तैयारी अभी से शुरू हो गई थी। सारी तैयारियां हो जाने के बाद धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया था। मुझे शादी के जोड़े में तैयार देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे पिताजी और दादाजी भी बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनके घर की बेटी की शादी थी। इस तरह सारी रस्मों रिवाज समाप्त हो जाने के बाद मेरी और रितेश की शादी भी हो गई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी खूब धूमधाम से की थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और मेरे ससुराल वाले भी हमारे घर जब बारात लेकर आए थे तो हमारे घर का सारा इंतजाम देखकर बहुत खुश हो गए थे। अब टाइम आ गया था मुझे इस घर से विदा करने का। मेरे पिताजी ने पहले मुझसे ज़्यादा प्यार तो नहीं किया था, लेकिन वह मेरी विदाई पर बहुत रो रहे थे और मेरी माँ का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। दादाजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मुझे अपने परिवार का इतना ज़्यादा प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरा स्वागत मेरे ससुराल में बहुत अच्छे से किया गया था। मेरे दिल में थोड़ा सा डर था, क्योंकि लड़की की जब शादी होती है तो वह थोड़ा घबराई हुई महसूस करती है और यह सब कुछ मैं भी महसूस कर रही थी। मुझे ऐसे घबराया देखकर रितेश ने अपनी मम्मी को मेरे पास भेजा। मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, बेटी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमारी बेटी की तरह हो, इसलिए तुम हमें भी अपना ही समझो। मेरे लिए जैसे मेरा बेटा है ऐसे ही तुम भी हो। मैं चुपचाप बैठी हुई अपनी सास की बातें सुन रही थी। मेरे दिल का डर अब थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि वह मुझे तसल्लियाँ दे रही थी। फिलहाल मेरी शादी का आज का तो दिन पूरा हो चुका था। मुझे रितेश के कमरे में भेज दिया गया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद रितेश मेरे कमरे में आ गया था और वह मेरे पास आकर बैठ गया था। उसने धीरे धीरे मुझसे बातें करनी शुरू की और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, अंशिका तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वह हमेशा तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे अपने माँ पिताजी की याद आ गई थी। रितेश ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे गले से लगा लिया था। शादी की पहली रात तो बहुत अच्छी गुजरी। अगली सुबह फ्रेश होकर जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैं सीधा किचन में चली गई थी। आज मेरे ससुराल में मेरी पहली रसोई में मेरा पहला कदम था। मुझे सबके लिए खीर बनानी थी। खीर बनाने के बाद जब मैंने सबको खीर दिया तो डर की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं इतनी होशियार और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी
ससुराल में आकर कोई बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमारे घर से सारे मेहमान अपने अपने घर को जाने की लगे थे। मैंने सब मेहमान के लिए खाना बनाया था। सबको खाना भी बहुत पसंद आया था। अब घर में हम सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, क्योंकि सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। मेरी सास ने मेरे चाचा को धन्यवाद कहा और कहा कि हमें अंशिका जैसी लड़की नहीं मिल सकती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अंशिका जैसी बहू दी। मेरी सास मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। दादाजी, मेरी मम्मी और पिताजी सभी लोग घर के दरवाजे पर खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे जाते ही सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह सपना मुझे काफ़ी सालों बाद दिखा है। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटी तुम कैसी हो, सब ठीक तो है ना? ससुराल में किसी ने कुछ कहा तो नहीं? और तुम्हारे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? मैंने मम्मी से कहा, अरे मम्मी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मेरे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मुंह से यह बात सुनकर मेरी मम्मी को बहुत तसल्ली हो गई थी और वह खुश नज़र आ रही थी और उनको इस बात की तसल्ली हो गई थी कि उनकी बेटी की शादी सही घर में हो गई है। हंसते मुस्कुराते 2-3 दिन कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। मेरा पति मुझे लेने के लिए मेरे घर पर आ गया। मेरे परिवार में सब लोग रितेश से मिलकर बहुत खुश हुए थे और उसके बाद मैं अपने पति के साथ घर वापस आ गई थी। इधर ससुराल में अपनी बहू को देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। मेरी सास कहने लगी, बेटी सब लोग घर पर कैसे हैं? तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? दादाजी कैसे हैं? और तुम्हारे पिताजी? मैंने उनको बताया, माँ जी मेरे घर पर सब लोग बहुत बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए आप कैसी हैं? मेरी सास कहने लगी, बस ठीक हूँ, अब तुम आ गई हो तो और ज़्यादा ठीक हो जाऊँगी। दिन गुजरते चले जा रहे थे। मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था और हम दोनों मिल बांटकर घर का सारा काम कर लिया करते थे। एक दिन मेरी सास मेरे पास खड़ी हुई, बातें कर रही थी। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं तो अपनी सास को देखकर घबरा गई थी कि ना जाने इन्हें क्या हो गया था। मैंने जल्दी से अपनी सास को उठाने की कोशिश की और पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। मैंने जल्दी से अपने ससुर को आवाज़ लगाई। मेरे ससुर भागते भागते आए। पता नहीं मेरे सास को क्या हो गया था। मेरे ससुर ने भी मेरी सास को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं होश में नहीं आई। मैंने फ़ौरन ही रितेश को कॉल करके घर पर बुला लिया। उनसे कहा कि जल्द से जल्द घर पर आ जाइए, मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई है। मेरे ससुर और मेरी माँ मेरी सास को लेकर अस्पताल चले गए थे। मेरे पति को भी हमने अस्पताल आने के लिए कह दिया था। मेरी सास को इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया था। दवाई और इंजेक्शन के जरिए मेरी सास को होश में लाया गया था। फिर उनकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी हुई थी। रितेश भी अस्पताल पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले आते ही यही सवाल किया कि माँ को क्या हुआ है। मेरे ससुर ने कहा, पता नहीं बेटा तुम्हारी माँ को क्या हो गया है। मैंने उनको बताया कि मम्मी जी मेरे साथ खड़ी हुई बातें कर रही थी, तभी अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैंने अपने पति को दिलासा दिया और कहा कि अभी तो मम्मी जी ठीक हैं, डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स बताई हैं, कल उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, इसलिए तब तक उन्हें अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरे पति ने कहा कि तुम घर चलो, नहीं तो हॉस्पिटल में रुकने से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मेरे ससुर ने कहा, रितेश बेटा तुम भी घर चले जाओ, तुम्हारी माँ के पास मैं रुक जाऊँगा, बहू घर पर अकेली तो नहीं रुकेगी। रितेश ने कहा, लेकिन पापा जी मैं आपको यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मेरे ससुर ने रितेश से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अपनी मम्मी को देखने के बाद घर के लिए निकल जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। मुझे अपनी सास की बहुत फिक्र हो रही थी और मेरा दिल रो रहा था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। जैसे ही मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तो वह मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। मैंने उनको बताया कि मम्मी जी को क्या हो गया है, उनकी तबीयत अचानक कितनी ख़राब हो गई कि वह बेहोश हो गई। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगे, शांत हो जाओ, मम्मी को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी थी कि मेरी सास को काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा था और वह किसी चीज़ की दवाइयाँ खा रही थी। मैंने घर जाते ही उन दवाइयों के रैपर लाकर अपने पति को दिखाए और उनको बताया कि
काफ़ी दिनों से मम्मी जी यह दवाई ले रही थी। मेरे पति ने दवाई के रैपर देखकर कहा कि यह दवाई तो मम्मी के बुखार की है, लेकिन बुखार तो मम्मी का काफ़ी दिनों पहले ठीक हो चुका था। तो फिर अचानक उनकी आज तबीयत कैसे ख़राब हो गई? रितेश मुझे बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने रितेश से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी किस चीज़ की दवाई खा रही हैं, और फिर मुझे लगा कि शायद तुम्हें इस बारे में पता होगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। मैंने रितेश से कहा, रितेश तुम परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मम्मी जी की रिपोर्ट्स आने वाली होंगी और उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। पापा जी वहाँ पर अकेले हैं, अस्पताल में किसी औरत का होना भी ज़रूरी है। रितेश कहने लगे, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा, नहीं, आप ऑफिस के से आए हो, आप आराम करो। जैसे ही बात होगी मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगी। मैं हॉस्पिटल आई तो मेरे ससुर जी बैठे हुए थे। मेरी सास की रिपोर्ट्स भी आने वाली थी। डॉक्टर ने पूछा कि आप कौन हो? मैंने बोला, जी बताइए, मैं इनकी बहू हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में आने के लिए कहा। मैं डॉक्टर के केबिन में चली गई थी। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी सास को कैंसर है और यह फाइनल स्टेज पर हैं, यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि आखिर मेरी सास को इतनी बड़ी बीमारी थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप लोगों को कभी भी कुछ पता नहीं चला? तो मैंने डॉक्टर को उन दवाइयों के रैपर्स दिखा दिए जो मेरी सास लिया करती थी। अभी जब मैं घर गई थी तो मुझे इस बात की याद आ गई थी, इसलिए मैं दवाइयों के रैपर अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चली आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सास को इस बारे में पहले से ही पता था कि उन्हें कैंसर है और यह दवाइयाँ कोई नॉर्मल दवाइयाँ नहीं बल्कि कैंसर की ही दवाई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सास को कैंसर है और यह बात वह अच्छी तरह से जानती थी। तो उन्होंने इस बारे में अपने घर पर किसी को क्यों नहीं बताया? मैंने पीछे पलटकर देखा तो डॉक्टर के केबिन के दरवाजे पर मेरे ससुर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे। उनके पैरों तले से भी ज़मीन निकल गई थी और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने अपने ससुर को दिलासा दिया और उनको कुर्सी पर बैठाया। मैंने उनको समझाया कि प्लीज़ पापा जी, आप परेशान मत हो। अगर रितेश को यह बात पता चलेगी तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मम्मी जी ठीक हो जाएंगी। मेरे ससुर कहने लगे, बहू मुझे झूठा दिलासा मत दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी अकेले अकेले ही इतना सब कुछ झेल रही है। वह मुझे भी तो सब कुछ बता सकती थी। उसने कभी हमें एहसास तक नहीं होने दिया कि वह कितनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे छोटी सी छोटी बात बताती थी, फिर उसने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली? मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। देखो, मैं तुम्हारी मम्मी का ख्याल नहीं रख पाया। मेरे ससुर यह बात कह रहे थे और बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने अपने ससुर को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि रोने से आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मम्मी जी ने आपको इस तरह से देख लिया तो वह बिल्कुल टूट कर रह जाएंगी। हमें मम्मी जी के सामने मजबूत बनना पड़ेगा, जिससे उनके जीने की इच्छा बढ़ सकेगी, जिससे वह कुछ दिन और हमारे साथ बिता सकेंगी। मेरे ससुर ने कहा, अंशिका, इस बारे में तुम रितेश को कुछ भी मत बताना। वह मेरा एक लौता बेटा है, वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैंने अपने ससुर की बातों में हाँ में हाँ मिला दी। शायद रितेश की वजह से ही मेरी सास ने अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। हम अपनी सास को लेकर घर आ गए थे। मैं घर पर रहकर अपनी सास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। रितेश को बता दिया था कि मम्मी जी को इन्फेक्शन हो गया है, इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब कोई बात नहीं है, अब वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोज़ उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। रितेश बेफिक्र होकर रोज़ ऑफिस चले जाते थे और रोज़ घर आते ही मम्मी जी के बारे में पूछते थे। मम्मी की तबीयत खराब कैसी है? आज उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन मैं उन्हें बताती कि मम्मी जी बिल्कुल ठीक हैं और अपने कमरे में आराम कर रही हैं। तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रितेश अपनी मम्मी के टेंशन में कुछ खाता पीता भी नहीं था। उसे हमेशा अपनी मम्मी की चिंता सताए रहती थी। मम्मी जी की भी तबीयत खराब ही रहती थी, लेकिन न जाने मेरे ससुर को क्या हो गया था कि वह हमारे घर में बनी कोठरी में जाते
और वहाँ पर 2-3 घंटे गुजार कर ही वापस आते थे। मेरे ससुर रोज़ रात को ऐसा ही करते थे। रोज़ रात के 12 बजे के बाद कोठरी में चले जाते थे और रात के 3 बजे या 2 बजे ही उससे बाहर निकलते थे। मेरी सास अपने कमरे में अकेले सोती रहती थी। एक दिन रात के 3 बज रहे थे और मुझे प्यास लगी थी, तो मैं किचन में पानी लेने के लिए चली जाने लगी। मैं कोठरी के पास से ही गुजरी ही थी कि मुझे किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश की तो कोठरी के अंदर से मेरे ससुर के बोलने की आवाज़ आ रही थी और उनके साथ साथ किसी और औरत के बोलने की भी आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि अंदर से कोई औरत बोल रही है और मेरे ससुर भी अंदर मौजूद हैं। मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। तभी तो रोज़ मेरे ससुर कोठरी के अंदर जाते थे और 2-3 घंटे गुजार कर वापस आते थे, लेकिन अंदर कौन था यह मैं नहीं जान पाई थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने अपने पति को जगाकर अपने साथ कोठरी की तरफ लेकर आ गई थी। मैं मेरे पति के साथ अपने कमरे में ही सो रही थी। रितेश ने बिना कुछ सोचे समझे ही दरवाजे को धक्का मार दिया। दरवाज़ा धक्का मारते ही खुल गया था, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर के साथ कोई औरत खड़ी हुई थी और मेरे ससुर उसके गले में हाथ डाले खड़े थे। आज मेरे ससुर की सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। मेरे पति ने फौरन ही उस औरत को पकड़ लिया। रितेश शायद उस औरत को अच्छी तरह से जानते थे। रितेश ने कोठरी से हाथ पकड़कर उस औरत को बाहर निकाल दिया। मैंने रितेश को समझाने की कोशिश की कि रात का टाइम हो रहा है, मम्मी जी की तबीयत खराब ठीक नहीं है, क्या तमाशा बनाया हुआ है और यह औरत कौन है। मैंने अपने ससुर से भी सवाल किया तो वह खामोश खड़े रहे। रितेश ने कहा कि अच्छा हुआ अंशिका, तुमने मेरी आंखें सही टाइम पर खोल दी, नहीं तो मैं इस आदमी की हकीकत नहीं जान पाता। तुम्हें पता है यह औरत हमारे घर की पुरानी नौकरानी है। 2 साल पहले यह हमारे घर पर नौकरी करके गई है। मम्मी को तभी से पापा पर शक होता था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए मम्मी ने इस नौकरानी को घर से निकाल दिया था, लेकिन आज यह 2 साल बाद फिर हमारे घर पर मौजूद है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरे पति ने अपने पिता से सवाल किया कि आप इससे प्यार करते हो। मेरे ससुर ने कहा कि हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ को कैंसर है और यह ज़्यादा दिन मेरे साथ नहीं रह सकती। यह बात बहुत पुरानी हो गई है, यह कोई नई बात तो नहीं है। तुम्हारी माँ भी यह बात अच्छे से जानती है और मैं भी यह बात अच्छे से जानता हूँ कि उसको कैंसर है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता। यह नौकरानी है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए थे और मैं भी हैरान थी कि मेरे ससुर को जब यह बात पहले से ही पता थी तो वह उस दिन हॉस्पिटल में रोने का नाटक क्यों कर रहे थे। मेरे ससुर ने बताया कि वह अपनी बीमार पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते। इतनी बातें ही हो रही थी कि पीछे यह सब खड़ी हुई मेरी सास सुन रही थी, जो अचानक से बेहोश होकर गिर गई। हम लोग फौरन उन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया था। तभी मेरे पति ने मुझे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वह कहने लगे कि तुम्हें यह बात पता थी तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई कि मेरी मम्मी को कैंसर है। इतने दिनों से तुम मुझसे यह बात छुपा रही थी। अंशिका, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इस बारे में मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे पापा जी ने ही मना किया था कि आपको कुछ नहीं बताना। अगर आपको इस बारे में पता चल गया तो आप यह सदमा बर्दाश्त नहीं करोगे। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि पागल लड़की, तुम्हें नहीं पता कि यह सब मेरे पापा की चाल थी, क्योंकि वह तो ये सब से जल्द चाहते थे कि मेरी मम्मी मर जाए और उनका रास्ता साफ हो जाए ताकि वह नौकरानी से शादी कर सके। अगर तुम मुझे मम्मी की बीमारी के बारे में बता देती तो मैं अपनी मम्मी को बचाने की हर कोशिश से गुजर जाता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैं रो रो कर अपने पति से माफ़ी मांग रही थी। आखिर मेरे पति के साथ भी बुरा हुआ था, क्योंकि उनकी मम्मी इस दुनिया से उनको छोड़कर चली गई थी और उनके पापा ने नौकरानी से शादी कर ली थी और इन सब के में बेवकूफ़ मैं बन रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर इतना बड़ा नाटक कर रहे थे और
कोठरी में छुपकर रोज रात को नौकरानी से मिला करते थे। मुझे तो लगता था कि शायद वह कोठरी के अंदर किसी काम के लिए जाते होंगे। वह तो अच्छा था कि अचानक मैं कोठरी के आगे से गुजर रही थी तो मुझे किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। मौके पर ही जब मैंने अपने पति को बुला लिया तो यह सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। नहीं तो यह सच्चाई हमेशा दबी की दबी रह जाती। और अगर मेरी सास की बीमारी वाली बात रितेश को पता चल जाती तो वह मम्मी का इलाज भी करवा सकते थे, जिससे उनकी माँ को ज़िंदगी कुछ दिन और मिल सकती थी। शायद उतनी ही ज़िंदगी लिखी हुई थी। फिलहाल मेरे ससुर तो हमारे घर को छोड़कर नौकरानी के साथ शादी कर चुके थे। मेरे पति से भी माफ़ी मांग ली थी और मम्मी जी के घर से जाने के बाद घर में बहुत सुनसान सी हो गई थी। घर का माहौल बिल्कुल अलग हो गया था। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे मेरे पति का मूड भी मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन एक तरफ मेरे ससुर ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बहुत बुरा किया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।